हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बात समझना में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की बात करेंगे। इसकी जो जनक है वो लॉरेंस कोहलबर्ग है। अगर जनक की बात करें तो आपको बता देना लॉरेंस। इसके जनक है लॉरेंस कोहलबर्ग है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था इसके बारे में चर्चा करेंगे। इन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई, कितने स्तर बताए, अन्य अवस्थाएं कितनी होती है, और इनका जो दो मेन पार्ट आपको पता होगा, नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा। ये वाला बहुत इसका पार्ट पूछा जाता है। जो हिंज वाला था, हिंज की पत्नी थी, जो चोरी होती है तो चोरी करने पर वो जेल भी जाता है, पत्नी मर जाती है। तो नैतिक विकास के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो नैतिक विकास सिद्धांत हमेशा अगर आपसे पूछा जाए ये कैसा होता है, तो सबसे पहले थोड़ा हम लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं कि अगर आपसे पूछे इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म बहुत से कुछ लोग बताते 1921 में भी हुआ था, कुछ लोग बताते 1923 में हुआ था, कुछ लोग बताते 1927 में हुआ था। तो मैंने डेट लिख दी है। और अगर वो आपसे ये पूछे इनकी मृत्यु कब हुई है, तो आप बता देना इनकी मृत्यु 1987 में हुई है। और ये निवासी कहां के अगर आपसे पूछे तो आप बता देना ये जो निवासी थे वो अमेरिका के थे। जो ये साइड में आपको दिखाई भी दे रहे होंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो साइड में लगे हुए हैं। क्लियर बात है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, सबसे पहली बात आपसे ये पूछेगा कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत होता है दोस्तों वो कैसा होता है, तो आपको बता देना हमेशा अर्जित के रूप में माना जाता है। किसके रूप में माना जाता है? अर्जित के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो नैतिक विकास की जो भी क्रिया होती है वो सब हम जन्म लेने के बाद सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छी आदतें हुआ, अच्छा चरित्र हुआ, अच्छा नैतिक हुआ, अच्छा व्यवहार हुआ, ये सब हमारा नैतिक क्रिया ही तो है। यानी जब एक व्यक्ति को जब हमारे द्वारा किया गया व्यवहार दूसरे व्यक्ति को या दूसरे समाज को अच्छा लगने लग जाता है तो हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि जो नैतिक विकास का सिद्धांत आया था वो कौन सी ईयर में आया था, तो आपको बता देना अगर इसके सन की बात करेगा तो आप बता देना 1969 में आया था। लेकिन अगर आपसे ये वाली बात करता है कि इस सिद्धांत में संशोधन कब हुआ था, तो आप आराम से बता सकते हैं 1981 में हुआ था और 1984 में हुआ था। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आपका, आप सीटेट को छोड़ देते हैं। सीटेट को छोड़कर आप किसी भी और एग्जाम में बैठे, अदर स्टेट एग्जाम में बैठेंगे, सेंट्रल में बैठेंगे, तो ये जो मैंने जितना लिखा है वो आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने कौन से सन में दिया था, तो आप बहुत तल्लीनता के साथ बता सकते हैं 1969 में दिया था। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए वो सिद्धांत में संशोधन कब हुआ था, तो आप बता देना 1981 और 1984 में संशोधन किया गया था। लेकिन कोहलबर्ग की मृत्यु कब हो गई थी? 1987। तो हो सकता है इनसे पहले इनके जो सहयोगी इनके से जुड़े हैं उन्होंने ये वाली बात कही होगी। लेकिन लॉरेंस कोहलबर्ग कहां के निवासी थे? अमेरिका के थे, और इनका जन्म मैंने आपको बता दिया है। अब वो आपसे यहां पर क्वेश्चन ये पुट अप करेगा कि नैतिक विकास के स्तर कितने हैं, तो ये आपको यहां पर समझना है कि अगर वो स्तर की बात करता है तो आप बता देना 3 स्तर हैं। अब 3 स्तर जो है वो कौन कौन से स्तर है, तो आपको बता देना है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा जो आपसे बता देगा वो बताना परंपरागत स्तर, और तीसरा जो आपको बता देना वो बता देना उत्तर परंपरागत स्तर। अब वो इनके समय की बात करें तो इसका समय आप बता देना 4 से 10 वर्ष, इसका बस बता देना 10 से 13 वर्ष, और इसका समय बता देना 13 से अधिक। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार पुटअप हुआ है कि नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने कितने स्तर बताए, तो 3 यहां से ले लेगा और एक अपोजिट जो बनाता है पश्चिम परंपरागत स्तर बताता है, और ये कहता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के अंदर कोहलबर्ग ने कौन से स्तर को नहीं रखा है। तो आप आराम से बता सकते हैं, इन तीनों से हटके जो भी है वो आप आराम से बता सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको दूसरा क्वेश्चन पुटअप करेगा कि इसकी अवस्थाएं कितनी है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो अवस्थाएं जो आपको बतानी है वो कितनी बतानी है, तो वो 6 बतानी है जो हम अभी इधर पढ़ेंगे।
उसके बाद वो आपसे पूछेगा इसकी अन्य अवस्थाएं कितनी है। तो इसकी जो अन्य अवस्थाएं आपसे पूछेगा तो आपको कितनी बतानी है, 5 बतानी है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। यानी आपसे 3 तरीके से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि नेत्र विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने स्तर कितने बताए, तो आप 3 स्तर बता सकते हैं, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अगर आपसे ये पूछिए अवस्थाएं कितनी बताई है, तो आपको 6 बतानी, जो अभी हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद आपको साइड में दिखाई भी दे रही होंगी 6 अवस्था कौन कौन सी होती है, जो सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक दंड तथा आज्ञा पालन, अच्छा लड़का लड़की, अधिकार संरक्षण, जो भी बताने वाले हैं। अन्य अवस्थाओं की बात करेगा आपसे तो आपको बता देंगे 5 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती हैं, थोड़ा इन 5 अवस्थाओं को जान लेते हैं। देखो, पहली होगी पूर्व नैतिक अवस्था। कौन सी होगी, पूर्व नैतिक अवस्था। जो दूसरी होगी वो होगी स्वकेंद्रित अवस्था। दूसरी कौन सी होगी, स्वकेंद्रित अवस्था। तीसरी जो होगी वो होगी परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। करने वाली अवस्था, समझना। जो नेक्स्ट होगी वो होगी आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। और लास्ट में जो होगी वो होगी आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आत्मचेतना अवस्था, ये इसकी 5 अवस्थाएं। दोबारा समझना, स्तर कितने बताए, तो आपको बताया 3 स्तर, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। अवस्थाएं कितनी बताइए, तो 6 बताइए, जो भी आगे पढ़ाने वाले हैं। और अगर अन्य अवस्थाओं की बात करेगा तो पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, ये है। इस बीच में आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, अगर आपको सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, DSSB, KVS, NVS, रीट यानी ऑल टीचिंग एग्जाम, साइको और पेडागोजी के नोट्स आपको चाहिए, तो आप 7217377533 आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी आप अगर टीचिंग एग्जाम देना चाहते हैं, आप यूपीटेट देंगे, सीटेट देंगे, सुपरटेट देंगे, अभी 1 महीने बाद बिल्कुल जस्ट 21 तारीख आपका पेपर है। आप क्रैश कोर्स की तरफ ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी पेडागोजी के नोट्स चाहते हैं, चाहे आप यूपीटेट दें, सीटेट दें, सुपरटेट, DSSB, KVS हो, नवोदय विद्यालय हो, और राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा टेट हो, किसी का भी हो, अगर आप साइकोलॉजी पेडागोजी के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7217377533। जो नोट्स ऐसे होंगे जो पहली बार में आपका कोई भी एग्जाम हो क्रैक कराने की पूरी वो रखते हैं। एक बार डेमो लेके देखे, पसंद आते तो आप लीजिएगा, नहीं पसंद आते तो मत लीजिएगा, कांटेक्ट जरूर करिएगा। अब मैंने आपको यहां पर ये वाली बात बताई है कि जो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो पूर्व परंपरागत और ये इन्होंने स्तर बताए थे, इसकी 5 अवस्थाएं जो अन्य बताई थी। अब इन 5 अवस्थाओं की बात हम समझते हैं यहां पर। अब पहली अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था, अगर आपसे ये पूछे कोहलबर्ग की वह कौन सी अवस्था है जिसमें नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती, तो पूर्व नैतिक अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें नैतिक विकास की कोई बात नहीं उठती, उसे अच्छे और बुरे की कोई समझ नहीं होती है। आपने छोटा बच्चा देखा, छोटा बच्चा जब भी होता है, आप उसके हाथ में मोबाइल लगा होता है, तो आप उससे कहते फेंक दो, तो वो फेंक देता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि मोबाइल फेंकने से टूट भी सकता, फूट भी सकता, खराब भी हो सकता है, क्योंकि नैतिक जानता ही नहीं। और नैतिक क्रिया वो होती है जिस व्यक्ति को अच्छे और बुरे की समझ होती है, पूर्व नैतिक अवस्था कहलाती है। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, उसे ये कह देते गाली दे दे इसको, तो वो गाली दे देते हैं, उसे पता नहीं गाली देने गलत बात है, गंदी बात है। जब स्वर्ण केंद्रित अवस्था की बात आती है, तो आपको यहां पर यह बताना कि जब एक बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक क्रिया करता है, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? तो आपको बता देना स्व केंद्रित अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? स्व केंद्रित अवस्था कहलाती है। यानी जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, वो आपकी कोई बात नहीं सुनता, आप उसे थोड़ा लालच देते हैं कि आप ये काम करोगे तो मैं आपको ये पैसे दूंगा, ये चॉकलेट दूंगा, ये टॉफी दूंगा, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नैतिक क्रिया करके दिखाता है, नहीं करके दिखाता, तो कौन सी अवस्था कहलाएगी? स्व केंद्रित। परंपरा को धारण करने वाली अवस्था दोस्त ये वाली होती है कि जब एक व्यक्ति में नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है, वो धीरे धीरे किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं को धारण करने लग जाता है और देखने लग जाता है कि यार मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए। आधारहीन आत्मचेतना, आधार जिसका कोई बेस ही न हो, वो समझ पा नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है, क्या नहीं करना है, कोई से नमस्ते करनी, किससे राम राम करनी, किससे क्या करना, उसे कुछ समझ में नहीं है, उसका कोई आधार ही नहीं। आधारित आत्मचेतना अवस्था होती है जिसमें एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सामाजिक और नैतिक प्राणी बन जाता है और किसी समाज के रीति रिवाज, कायदे कानून, परंपराओं को अपने व्यवहार में डाल देता है। क्लियर बात है? अब यहां पर आती है हमारी अन्य अवस्थाएं। जो अन्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी अवस्थाएं, सॉरी, जो मैं अभी अवस्थाएं आपको बता रहा था 6, अब ये 6 अवस्थाएं 3 स्तरों के अंतर्गत आती हैं, जो आपको साइड में दिखाई भी दे रही हूं कौन कौन सी अवस्थाएं। अब सबसे पहला जो हमारा स्तर आएगा, वो हमारा स्तर आएगा पूर्व परंपरागत स्तर। अब इस पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत 2 अवस्थाएं और आती हैं, वो कौन कौन सी आती हैं तो आपको यहां पर समझनी है। एक आएगी दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। ठीक है। दूसरी आएगी आत्म अभिरुचि, संरक्षण अभिमुखता। क्लियर है? जब हम दूसरे स्तर की बात करते हैं दोस्तों, तो दूसरा स्तर जो आता है वो आता है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर समझना। अब परंपरागत स्तर के अंतर्गत कौन कौन सी 2 अवस्थाएं आती हैं? देखो, एक आता अच्छा लड़का या लड़की, अभिमुखता। क्लियर बात है? समझते चलना। दूसरी जो आती है वो आती है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। जब तीसरे स्तर की बात करते हैं दोस्त हम, तो तीसरा जो स्तर आता वो आता उत्तर परंपरागत स्तर। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती है थोड़ा समझे। सामाजिक अनुबंधन अभिमुखता, ठीक है, और दूसरी जो दोस्त आती वो आती है सार्वभौमिक अनुबंधन अभिमुखता। ये 6 अवस्थाएं इन 3 स्तर के अंतर्गत आती। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि जो 6 अवस्था है वो कौन कौन सी अवस्था है। कभी कभी क्वेश्चन यहां से 100% पूछेगा ही पूछेगा, ये वाली बात तो है ही है। ये वाला 100% क्वेश्चन तो आना ही आना है, ये वाली बात ध्यान रखिए आप, ये तो इंपोर्टेंट है ही है। अब क्वेश्चन आपसे 3 तरीके से पुटअप हो रहा है
कि मान लीजिए एक यहां से ले लियो, 3 जीन प्याजे के ले लियो, जीन प्याजे के 4 अवस्था, संवेदिकात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या 3 यहां से ले ली और एक वहां से ले ली, कौन सी नेत्र विकास की अवस्था है या नहीं, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। दूसरी बात आपसे यह पूछ सकता है कि मान लीजिए उसने 3 स्तर दिए, 3 स्तर में से उसने यह पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है, तो ये 2 परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है, 2 इसके अंतर्गत आती है, 2 इसके अंतर्गत, यानी दोबारा समझ, मैंने यहां पर लिखा है स्तर कितने पढ़ाए मैंने, 3, कौन कौन से, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। परंपरागत, पूर्व परंपरागत स्तर का समय 4 से 10 वर्ष होता है, परंपरागत स्तर का समय 10 से 13 वर्ष होता है, और उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर 13 से अधिक वर्ष होता है। 6 अवस्थाएं जो मैंने बताई है वो 6 अवस्थाएं ये वाली है जो इन 3 स्तर के अंतर्गत आती है, 2-2। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इस स्तर के अंतर्गत कौन सी 2 आ रही है, इसके अंदर कौन सी 2 आ रही है और इसके अंतर्गत कौन सी 2 आ रही है, जो पूरी डिटेल में है। यहां से क्वेश्चन पुटअप होना जरूरी है, और अन्य अवस्थाएं जो मैंने आपको बताई हैं ये वाली मैंने आपको बताई नहीं है। अब इसके बाद इसका एक और जो चीज आती है वो सबसे ज्यादा, वो कोहलबर्ग की 2 चीज और आपको समझनी है, समझना। एक होता है नैतिक दुविधा, और दूसरा जो दोस्त होता है वो होता है नैतिक तर्कड़ा। ये 2 चीज आपको समझना बहुत जरूरी है कि नैतिक दुविधा किसे कहते हैं और नैतिक तर्कड़ा किसे कहते हैं। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि नैतिक दुविधा किसे कह रहे हैं और नैतिक तर्कड़ा किसे कह रहे हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझे, दुविधा का मतलब होता है समस्या में उलझना। अब इसमें मैं आपको लिखता हूं, जब दो वस्तुओं के बीच सही निर्णय न ले पाना, सही निर्णय न ले पाना, वो हमारा क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है। अब दुविधा का मतलब मैं आपको हिंज के बारे में पूरा बता रहा हूं। ये पूरा नैतिक विकास जो है डिपेंड है, वो किस पे डिपेंड है, आपको ये वाली बात भी पता होगी कि ये जो नैतिक विकास पूरा का पूरा डिपेंड है, ये किस पे डिपेंड है, तो आपको पता है ये हिंज पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, हिंज पर डिपेंड है, क्योंकि हिंज की पत्नी बीमार है और उसकी पत्नी की बीमारी की दवा के लिए रात का समय है, उसको चोरी करनी है, क्योंकि मेडिकल स्टोर बंद हो चुके हैं। अब अगर वो रात में मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर चोरी करके दवा लाता है तो पुलिस उसे पकड़ ले जाएगी। अगर चोरी करके दवा नहीं लाता है तो पत्नी मर जाएगी। यानी जब 2 वस्तु, 2 कंडीशन, 2 परिस्थितियों के बीच में से आप कोई सही निर्णय न ले पाए, समझ में नहीं आ रहा कि चोरी करें न करें, चोरी करते हैं पुलिस पकड़ के ले जाएगी, दिमाग में उसूल चल रहा है, अगर चोरी नहीं करते हैं तो पत्नी मर जाएगी, ये दिमाग में चल रहा है, तो करें क्या। यानी 2 वस्तुओं के बीच में से कोई एक सही निर्णय न ले पाना, वो हमारा क्या कहलाता है, नैतिक दुविधा कहलाता है, जो कोहलबर्ग ने बहुत अच्छे से दिया है। अब नैतिक तर्क क्या होता है, जब 2 वस्तुओं के बीच में से तर्क करके सही निर्णय लेना, वो क्या कहलाता है, नैतिक तर्क कहलाता है। हिंज ने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर मैं चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लेकिन मेरी पत्नी की जान तो बच जाएगी, तो उसने चोरी करने का निर्णय लिया। दोबारा समझे, जब 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन में से आप किसी एक कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसको करें कि इसको करें, इसको करें कि इसको करें, तो आप किस में, नैतिक दुविधा में है। अगर आपने 2 निर्णय में से एक को तर्क करके एक को चूज कर लिया और कोई भी डिसीजन लिया, चाहे सही हो या गलत, लेकिन ले लिया डिसीजन आपने तर्क करके आधार पर, वो हमारा क्या कहलाएगा, नैतिक तर्क कहलाएगा। हिंज ने निर्णय लिया कि मुझे दवाई की चोरी करनी है और पत्नी की जान बचानी है, कौन सा, नैतिक तर्क। हिंज ये समझ में नहीं आ रहा कि चोरी करे या न करे, चोरी करेगा पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ना करेगा पत्नी मर जाएगी, कौन सा कहलाता, नैतिक दुविधा कहलाता है। दोबारा समझें,
अगर आपसे ये पूछे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तो आप आराम से बता देना लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत जो वो कैसा है तो आप बता देना अर्जित है। अब कोहलबर्ग कहां के निवासी तो आप बता सकते हैं अमेरिका के निवासी और इनका जन्म हुआ था 1921 में या 23 में, दो डेट में कंफ्यूजन है। मृत्यु कब हुई तो आप बता सकते हो 1987 में इनकी मृत्यु हुई थी और जो ये सिद्धांत इन्होंने दिया था 1969 में दिया था और इसमें जो संशोधन हुआ था 1981 और 84 में हुआ था। अब आपसे ये वाली बात पूछ सकता है कि नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था उसमें कितने स्तर बताए गए तो 3 स्तर बताए गए, पूर्व परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर। अगर आपसे पूछे अवस्थाएं कितनी बताई हैं तो आप बता सकते 6 अवस्थाएं बताई गई हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता और आत्मावृत्ति अभिमुखता और अधिकार संरक्षण, अच्छा लड़का लड़की, सामाजिक अनुबंधन और सार्वभौमिक अनुबंधन। अगर कुछ अन्य अवस्थाएं कितनी बताई तो 5 बताइए, पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित आधा परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। अगर आपसे पूछे नैतिक तर्कड़ा किसे कहते हैं तो नैतिक तर्कड़ा जब दो बिंदुओं, दो वस्तुओं, दो घटनाओं के बीच में से किसी एक का निर्णय लेना। नैतिक दुविधा किसे कहते हैं जब दो वस्तुओं के बीच में से हम कोई निर्णय न ले पाए। ये था दोस्तों लॉरेंस कोहलबर्ग का। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ऑल टीचिंग एग्जाम साइकोलॉजी पेडागोजी की नोट चाहिए तो मैंने आपको वीडियो में नंबर दे दिया, आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं नोट्स का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।